हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मेरे सब वर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चले जिनकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, मजे में, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे चली पढ़ाई? बस कल ही है एग्ज़ाम। हाँ, कल ही है। फॉर्मूले जल्दी से देख लो। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ICSE बोर्ड के लिए स्पेशली काफ़ी सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले करा चुका हूँ, लगभग 8-10 चैप्टर के। और उससे पहले मैंने कराए थे बेसिक जनरल फॉर्मूले मैथ के, जो कि कैलकुलेशन में यूज़ होंगे। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो चैप्टर्स हो गए थे उसके बाद वाले। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी देखते हैं। आइए, पहले हम देखेंगे कौन सा, डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूले का, डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, बस आप तो ऐसे बैठ के देख जाइए, ना कुछ पेन चलाना ना कुछ करना है। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, लेट्स से x1, y1 एंड x2, y2। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितने का होता है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है d = रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाउ? ये हो गया सर डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है इसमें सर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसी की हेल्प से देख लें। सेक्शन फॉर्मूला में मतलब इस टाइप से होता है, एक लाइन होती है, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा। ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2। तो उसमें एक थर्ड पॉइंट या थर्ड लाइन क्या करती है, इन दोनों को ब्रेक करती है कुछ रेशियो में m/n में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, P, ये हमें बताना है। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है Px, y का। देख लेते हैं क्या है। ये होता है m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m+n, कॉमा m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। हो, हाँ कि ना, यही होता है कि नहीं? तो किसी में ये m1 m2 हो सकता है, तो वो इतना इश्यू नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। नॉर्मली आप याद रखिएगा mn या m1 m2 से, जिससे भी आपको करना है वो कर लिए। ठीक है, ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए, मतलब बीच में कहीं डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, हाँ कि ना, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। क्लियर है ना? इसी पे बेस्ड एक बना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बोर्ड देख लो भैया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली ये दोनों पार्ट सेम होते हैं, m और n की वैल्यू। तो उसकी डायरेक्ट क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए, x1 + x2 होल y2, y1 + y2 होल y2। इससे हमें डायरेक्ट x और y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, एक इसमें सेंट्रोइड पर भी आता है। सेंट्रोइड क्या होता है, एक ट्रायंगल का बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ पर उसकी तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो निकालने का क्या है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, सेंट्रोइड का C मान लीजिए, x1 + x2 + x3। ट्रायंगल है तो तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे उसमें, y1 + y2 + y3 होल y3। आओ, ये हो गया सेंट्रोइड। यहाँ पर खत्म हो गया डिस्टेंस सेक्शन का फॉर्मूले का पूरा तामझाम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के कंपेरिजन में कितना एंगल फॉर्म कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, इस टाइप से ये ग्राफ हो गया, एक ये लाइन है, तो ये एंगल कितना फॉर्म कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। ठीक है, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ये हमारा, और इंक्लिनेशन भी कहते हैं इस एंगल को। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है, अगर देखो एंगल गिवन है तो इससे नहीं आएगा, और दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इससे आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। आओ, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इक्वेशन क्या होती है लाइन की, जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c। y हो जाएगा y इंटरसेप्ट, x हो जाएगा x इंटरसेप्ट, m हो जाएगा स्लोप, और c हो जाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, y और x ऐसे तो सही, m की प्लेस पे स्लोप आएगा, c की प्लेस पे y इंटरसेप्ट आएगा। मतलब ये लाइन इस पॉइंट से बाय एक्सिस को कितना कट कर रही है, अगर नीचे कर रही है तो माइनस में माइनस वैल्यू होगी, ऊपर कर रही होगी तो प्लस वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसमें ये हो गया स्लोप वाला। अब एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तब, तो y - y1 m x - x1। ठीक है, ये हो गया कब, जब स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। अब अगर दो पॉइंट गिवन है तब y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1। हो, क्लियर है यहाँ तक? और एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, कि मतलब एक्स एक्सेस पे कट कर रही है तो उसके अपॉन में एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई के अपॉन में वाई को जितना कट कर रही है वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या आता है, और वो कौन करंट आपको पता ही है ना, कोलिनियर, मतलब एक ऐसी लाइन जहाँ मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करना है तो तीनों पॉइंट्स मतलब सेम लाइन पे लाई होने चाहिए, तो उसको आप काफ़ी सारे मेथड्स हैं कोलिनियर प्रूव करने के, और कॉन्करेंट लाइंस का इसमें है नहीं है, ठीक है, कोलिनियर वाला याद रखिएगा। ये हो गया हमारे डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ अ लाइन की फॉर्मूला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लाइंस के स्लोप होते हैं ना, तो अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके स्लोप सर सेम रहते हैं, और अगर परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1, ठीक है, कुछ छूट ना जाए इसलिए चेक भी करते हैं साथ साथ में। ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन के। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे साथ सिमिलैरिटी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं ज़्यादा, सिमिलर किस टाइप से हम कर सकते हैं, किस बेसिस पर, 3 तरीके होते हैं। पहला होता है SAS, साइड एंगल साइड नहीं, एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल, और तीसरा होता है SSS। इसमें सेकंड बात तो क्लियर है, एंगल एंगल या तीनों एंगल्स को अगर हम इक्वल कर दें एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग तो वो सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन SAS और SSS में क्या होगा है, साइड्स का रेशियो रहेगा, ये SS की जगह है, समझ रहे हो, और यहाँ पर भी तीनों साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है तभी वो सिमिलर्स होंगे, और उनका जो पैटर्न है लिखने का वो याद रखिएगा, सिमिलरिटी का पैटर्न कैसे, पहले जो इक्वल किया है वो लिखिएगा, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरिटी में बस इतना ही से याद रखिएगा और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भैया सर्किल्स का, जल्दी से। सर्किल चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए फिर से कर देते हैं, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रफ करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर सर्किल्स के सही फॉर्मूले ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं सर्किल के लिए, ठीक है, ये देख लेते हैं सर्किल्स के पूरे एकदम जल्दी से बेसिक से। सबसे पहले सर्किल क्या होता है, एक राउंड शेप्ड फिगर होता है जिसका सेंटर से डिस्टेंस पूरा सर्कमफ्रेंस पे सेम रहता है। अगर एक लाइन है जो इसको नॉर्मली इस टाइप से कट कर रही है कि सर्किल को कट करके बाहर भी जा रही है दोनों साइड, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट। क्या कहते हैं इसको, सीकेंट। और सर अगर अंदर ही अंदर कट कर रही है केवल सर्कमफ्रेंस पे तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। और याद रखिएगा सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर हमारी डायमीटर, जो कि हमेशा सेंटर से पास ही होगी, ठीक है, सेंटर से पास ही होगी डायमीटर। अब क्या है इसके बाद, ये सेंटर है, सेंटर से अगर हमने इस टाइप से एक पीस कट कर दिया तो ये बनेगा सेक्टर। क्या बनेगा, सेक्टर। और अगर ये देखेंगे मतलब कॉर्ड के, एक कॉर्ड है, कॉर्ड का ऊपर वाला पार्ट होता है सेगमेंट, नीचे वाला पार्ट भी सेगमेंट। ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट होता है मेजर सेगमेंट, नीचे वाला होता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। कॉर्ड से जो डिवाइड होते हैं दो सर्किल्स, जब एक सर्किल को हम कॉर्ड की हेल्प से डिवाइड करते हैं तो उनको कहते हैं सेगमेंट्स, ऊपर वाला मेजर नीचे वाला माइनर। और नॉर्मली इस टाइप से कट करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल की हेल्प से तो होता है सेक्टर, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा, ये पिज्जा का स्लाइस, ये सेक्टर, ठीक है। ओ वेरी गुड। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं किस टाइप से, कॉर्ड्स की हेल्प से। मान लीजिए एक ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर इस सेगमेंट में कहीं पर भी कोई भी एंगल फॉर्म करेगी, सेम कॉर्ड, तो वो सारे एंगल्स क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। पता नहीं ये वाली प्रॉपर्टी, हाँ कि ना। अगर ये सेम कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म कर रही है एंगल थीटा, और सेम कॉर्ड अगर सेंटर पे भी फॉर्म कर रही है तो सेंटर पे क्या होता है, डबल होता है एंगल, ठीक है। अगर एक सर्किल में डायमीटर फॉर्म कर रहा है एंगल तो वो हमेशा कितने को बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पर। वही सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर। और ठीक है, कॉर्ड का हो गया ये हमारा। और अगर दो कॉर्ड्स हैं सेम लेंथ की, दो कॉर्ड्स हैं सर सेम लेंथ की, तो वो सेंटर पर सेम एंगल ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर एंगल सेम है तो कॉर्ड की लेंथ सेम होगी, और अगर लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, ठीक है, वेरी गुड। और अगर सेंटर से सर कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है कॉर्ड को, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, और इसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है सर, 180, ABCD। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, मतलब A+C 180 और B+D भी कितना होता है, 180। हो
होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत। और इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, अगर ये भी देख लीजिए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। यो के सर्कल का कुछ रह तो नहीं गया, जस्ट हम एक बार चेक कर लूँ कुछ रह ना जाए, ठीक है। सर्कल चैप्टर का यही है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट आ गया है, कौन सा, इंटरसेक्टिंग वाला, टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ठीक है। उसमें याद रखिएगा। अब जिसमें थोड़ा बहुत पार्ट कटा है तो मैं बता देता हूँ पूरा। टेंजेंट मतलब जो कि सर्कल को टच करते हुए पास होती है, लेकिन टच सर्कल को कट नहीं करती है, ओनली टच करते हुए पास हो जाती है। तो अगर सेंटर से टेंजेंट पर एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पर तो वो हमेशा उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इस पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड वन मोर थिंग, एक टेंजेंट है और यहाँ पर इसकी हेल्प से एक ट्रायंगल ड्रॉ है, ट्रायंगल, तो ये जो एंगल होगा ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट्स में। एंड वन मोर थिंग, और वैसे एक ये है, आई थिंक ये तो कट गया है वैसे, ए बी सी डी और ये ओ, तो उसमें मतलब 2 अगर कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, ए ओ इंटू बी ओ इक्वल्स टू सी ओ इंटू डी ओ, हाउ, एक ये केस होता है, एक ये केस होता है, बाहर कट करती हैं, ए बी सी डी ओ, तो उसमें बी ओ इंटू ए ओ इक्वल्स टू सी ओ इंटू डी ओ, हाउ, एक केस ये होता है कि एक टेंजेंट है और एक ये सीकेंट है, ए बी ओ सी, तो उसमें क्या होता है, ए ओ इंटू बी ओ और इक्वल्स टू सी ओ का स्क्वायर, हाउ, तो यू का टेंजेंट का पूरा खल्लास, ठीक है। और कुछ नहीं रहेगा इसमें, 90 डिग्री वाले याद रखना, लेंथ इक्वल, और ये वाली मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा सर्कल का। इसको जल्दी से करिए, फिर दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, कंस्ट्रक्शन कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल होगा, मेन सॉल्यूशन का। उसके लिए पूरे एक पेज जल्दी से सभी के फॉर्मूले एकदम लिख दें, सीधा आपको फॉर्मूले समझा देंगे हम, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, मैंने सभी फॉर्मूले लिख दिए मेन सॉल्यूशन के एकदम खल्लास, ठीक है। जल्दी से एक एक करके देखिए। सबसे पहले क्यूबॉइड लेटरल सरफेस एरिया, ये इसका फिगर है, टॉइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया टॉइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम एल इंटू वी इंटू एच। इसी की हेल्प से बना है क्यूब, क्यूब में बस सभी साइड सेम होती हैं, तो सबके प्लेस पे ए पुट कर दो। लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड वाला बॉल्स का एरिया 4 स्क्वायर, टोटल 6 स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है। ये साइड का क्यूब। सिलेंडर, ये आपका शेप क्लियर है। एरिया ऑफ बेस, नीचे वाला बेस पाई आर स्क्वायर, वो भी राइट सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया साइड का 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हॉलो सिलेंडर, अगर इसके अंदर हॉलो है तो एरिया ऑफ बेस अब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसमें कर्व सरफेस एरिया 2 होंगे, एक बाहर का एक अंदर का, तो इंटरनल के लिए 2 पाई स्मॉल आर एच, कैपिटल एक्सटर्नल के लिए 2 पाई कैपिटल आर एच। टोटल सरफेस एरिया करोगे तो इन तीनों का एडिशन करना है, और ये टॉइस रहेगा क्योंकि बेस में भी है और टॉप पे भी है ये वाला एरिया, तो ये इससे फॉर्म है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसी से ड्राइव है, आर की प्लेस पे आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोन, दैट इज शंकु, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें रेडियस आर ले रहे हैं, हाइट एच ले रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एल क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल है स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्फीयर पूरा गोल बॉल, सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये फॉर्मूला अच्छी बात है। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, एरिया ऑफ टॉप ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ, टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसका जस्ट हाफ है। अब देखिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक फिगर को हमने पिघलाया और दूसरा फॉर्म कर रहा है उसके हेल्प से, तो उसमें वॉल्यूम इक्वल होती है, याद रखिएगा। 11 का मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन में, फिर से कह रहा हूँ, तो आप बस डायरेक्ट वैल्यूज को रखिए, सब कट जाएंगे। कॉम्बिनेशन में जब कंबाइन करते हैं फिगर्स को, देखो अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, और एक में से दूसरा अगर निकालोगे काट के तब क्या होगा। अगर जोड़ोगे नॉर्मली तो वॉल्यूम ऐड होगी जोड़ने पर, और काटने पर सब्ट्रैक्ट होगी।
जिसमें से काट रहे हैं उसमें से जो काटा है उसकी सब्ट्रैक्ट होगी और एडिशन में दोनों की ऐड हो जाएगी। सरफेस एरिया दोनों में एडिशन ही होगा, मतलब पूरा जो भी आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर उसका पूरा सरफेस एरिया ऐड करना है बस, चाहे कार्व्ड हो या एडिशन हो। तो ये हो गया छोटी सा हमारा मेन सॉल्यूशन। अब ट्रिग्नोमेट्री का देख लें जल्दी से इसकी जस्ट बाद, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को मजा आया तो शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पूरे एकदम काम तमाम कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज वगैरह, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, sin θ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos θ इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan θ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot θ इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec θ इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec θ इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होती हैं? sin θ किसके रेसिप्रोकल होता है? cosec θ के, और इसका वाइस वर्सा, cosec θ होता है 1 अपॉन sin के, ऐसे ही cos होता है 1 अपॉन sec के, sec होता है 1 अपॉन cos के, tan होता है 1 अपॉन cot के, cot होता है 1 अपॉन tan के। ये कोशिएंट रिलेशंस, tan θ इक्वल्स टू sin θ अपॉन cos θ, cot θ इक्वल्स टू cos θ अपॉन sin θ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस टाइप से सही, टाइम भी वेस्ट थोड़ा सा कम होगा, है ना। इसको रिलेशन sin cos θ प्लस cos cos θ इक्वल्स टू 1 प्लस tan cos θ इक्वल्स टू sec cos θ, 1 प्लस cot cos θ इक्वल्स टू cosec cos θ। इससे 6 रिलेशन और बनती हैं सफल करके, ठीक है। वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। sin 90 माइनस थीटा cos θ, cos 90 माइनस थीटा sin θ, tan 90 माइनस थीटा cot θ, cot 90 माइनस थीटा tan θ, cosec 90 माइनस थीटा sec θ, sec 90 माइनस थीटा cosec θ। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल याद रखना, भूल मत जाना। 0 30 45 60 90 की देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का। इसका एक पार्ट हो रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें कुछ नहीं है, दो एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। देखो जब भी हम अपनी हाइट से ऊपर की चीज़ देखते हैं, जब भी अपनी हाइट से ऊपर की चीज़ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए हम रोड से कुछ छत पे या किसी बिल्डिंग पे तो आपको देख रहे हैं, जो एंगल बनता है वो होता है हमारा सर एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम अपनी जहाँ पर हम खड़े हैं उससे नीचे की चीज़ को देखते हैं, जब भी देखो अगर हमारा सर गर्व से ऊपर उठे तो एलिवेशन, नीचे झुक जाए कुछ गलत काम कर दिया तो उसकी मतलब डिप्रेशन। जैसे कि छत पे खड़े हम, छत से हम एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं नीचे, तो जो एंगल बनेगा दैट इज़ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में आ जाते हो तो क्या होता है, ऐसे ही तो हो जाते हो, अरे डिप्रेशन मतलब नीचे झुका हुआ, तो एंगल वही है, ठीक है। और दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ है नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, मेन tan का यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस का, और मेन एंगल 30 60 45, ठीक है। याद रखिएगा ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का खत्म। इसके बाद हिस्टोग्राम है और ओगिव वाला एक चैप्टर है, उसको स्किप कर देते हैं, उसको हम डायरेक्ट देख ले रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। कोई ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और ओगिव कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पता तो हो गई, वीडियो देख लीजिएगा पूरी एक बार। चलिए ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड है, उनको हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मीन, अगर आपका नॉर्मली डेटा है, नंबर्स गिवन है और कुछ नहीं है, मतलब रॉ डेटा है, तो उसमें क्या करते हैं समेशन ऑफ एक्स, सभी नंबर्स का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सेकंड आता है टेबुलेटेड फॉर्म या डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों गिवन होते हैं, तो उसमें एफ एक्स निकालोगे आप, एफ एक्स का सभी का एडिशन अपॉन में फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एडिशन एन लिख लो या फिर समेशन ऑफ एफ लिख लो, एक ही बात है। ये एक्चुअली किस में लगता है, डिस्क्रीट सीरीज में। और जो ग्रुप डेटा है उसका फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड भी यही होता है, क्योंकि जो हमारा ग्रुप डेटा होता है उसमें 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो ये डायरेक्ट मेथड भी यही है, उसमें भी हमें एफ एक्स निकालना पड़ता है और सेम ये करना पड़ता है। लेकिन एज्यूम्ड मीन में क्या कर लेते हैं, एक्स वाली लाइन में से, एक्स पता है ना, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों क्लास इंटरवल का एडिशन डिवाइड बाई 2। और ये ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, जो कि एक्स की लाइन में से हम सिलेक्ट करते हैं इसमें, और डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, ठीक है। समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन, ये हो गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट स्टेप डेविएशन में ए प्लस समेशन ऑफ यू एक्स अपॉन एन इंटू आई, यू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन आई, मतलब जो यहाँ पर किया था उससे क्लास इंटरवल के डिफरेंस को से डिवाइड कर देते हैं, इससे ईजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया मीन का। मीडियन में जो नॉर्मल डेटा होता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए, ऑड होगा तो ये फॉर्मूला, इवन होगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, और इसके बाद जो डिस्क्रीट वाला आता है उसमें क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो याद देखिएगा, पहली वाली देखो फ्रीक्वेंसी और सी एफ का 2 कॉलम्स बनेंगे, तो फ्रीक्वेंसी पहले जो सेम वही आएगी, फिर ये ऐड होते जाते हैं, ठीक है। आ रहा है कुछ याद, तो लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरे फ्रीक्वेंसी का एडिशन रहता है, ठीक है। और इसकी हेल्प से ओ गिव ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है।
ओ गिव ड्रॉ करेंगे इसकी हेल्प से। फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे निकालते हैं, यही मेथड सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही निकालोगे, ऑड होगा इवन होगा, फिर यहाँ से आप चालू करते हो CF में, जिससे छोटा मिल रहा है उसके सामने वाली एक्स की वैल्यू हो जाती है क्या, बोलो ना, मीडियन। ठीक है, और जो कंटिन्यूस डेटा है या ग्रुप डेटा है उसमें ओ गिव ड्रॉ करके करते हैं, उसमें CI गिवन होगा, F गिवन होगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, CF निकाल लोगे कि नहीं, CF निकालोगे बिल्कुल, और X निकाल लोगे, और फिर उसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, तो उसमें ओ गिव की हेल्प से करते हैं, और n/2 मीडियन नंबर कैसे निकालते हो, n/2 की हेल्प से। ठीक है, मोड तो डायरेक्ट कुछ नहीं है, जो पहला है हमारा रॉ डेटा और टेबुलेटेड फॉर्म, उसमें डायरेक्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म की हेल्प से निकाल लोगे। फर्स्ट में देख लोगे सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, और जो डिस्क्रीट में है उसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, उसके सामने वाली एक्स की वैल्यू, और जो ग्रुप डेटा है उसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ता है इस टाइप वाला। ठीक है, ये इस टाइप का याद आ रहा है, अगर 0 से स्टार्ट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर जिग देना पड़ता है हमें। और फिर क्या करोगे, मान लीजिए जो भी फ्रीक्वेंसी हाई आ रही है तो उसके टॉप से ये मैच करोगे, यहाँ पर से जो आएगी वैल्यू वो हो जाती है मोड। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट है प्रोबेबिलिटी। तो उसमें एक ही चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी की भी, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हो क्लियर है, ऊपर जो भी हमें चाहिए वो अपॉन में टोटल। और इसके एक फॉर्मूला ये भी याद रखना कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें वो कुछ होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, वो देख लीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, इसके सॉल्व ले लो पहले इसका। तो भैया ये हो गई हमारी पूरी ICSE बोर्ड की मैथ्स के फॉर्मूले चैप्टर वाइज। अब बस कुछ नहीं है, कल एकदम जाके पेपर में धूम मचानी है, तहलका मचाना है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, अगर मेरी याद आए पेपर देते समय तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छे से करिएगा, और अब ज़्यादा मत पढ़ो, फॉर्मूले देख लिए बस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, अब मिलते हैं, कब मिलेंगे, आगे मिलेंगे बाद में। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पेपर दीजिएगा, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और एकदम शांत रहें। थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से दीजिएगा पेपर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो अगर उनका भी कल एग्जाम है तो। चलिए।